दिन ब दिन मुल्क में यह तासुर तकवीयत पकड़ता जा रहा है, गहरा होता जा रहा है कि इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है वो इंतकामी सियासत कर रही है। कुछ दिन पहले नून लीग के एमएनए मोहसिन शाहनवाज रांझा ने यह मुतालबा किया कि पीआईए तैयारा हादसे की थर्ड पार्टी इंक्वायरी करवाई जाए। अगले दिन नैब ने उनको तलब कर लिया कि क्यों ना आपसे असासों के मुतालिक पूछा जाए। हमने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से कौमी असेंबली के फ्लोर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर तनकीद के तीर बरसाए गए, तो उसके बाद आसिफ अली जरदारी को एहतसाब अदालत ने तलब कर लिया और अब डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, उनको भी नैब ने तलब कर लिया है। क्योंकि ये जितने भी तलबी के नोटिस होते हैं इनकी टाइमिंग बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है। कहीं पर कोई पार्टी रानुमा, कहीं पर कोई पार्टी एक्सपेक्टेड लाइन से जब डेविएट करती है तो उसके बाद जब इदारे मुतहर्रिक होते हैं तो ऑपोजिशन के इस दावे को, इस तासुर को मजीद तकवीयत मिलती है कि इस वक्त मुल्क में इंतकामी सियासत हो रही है। हो सकता है कि इंतकामी सियासत ना हो रही हो, लेकिन पॉलिटिक्स के अंदर जो इंप्रेशन होता है वो रियलिटी से ज्यादा स्ट्रांग होता है। इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा चौधरी मंजूर हमारे साथ मौजूद हैं और नदीम बारा पीटीआई से में ज्वाइन करेंगे। चौधरी मंजूर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। यह बताइएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त तमाम ऑपोजिशन जमातों के अंदर वाहिद ऑपोजिशन जमात है जो सबसे ज्यादा एक्टिव ऑपोजिशन कर रही है। मजीद मुतहर्रिक होने में क्या गवर्नर राज का डर है या नैब मुकदमात का डर है? नहीं, हमें तो किसी का कोई डर नहीं है। नैब मुकदमात जैसे जैसे हम ज्यादा बात करेंगे या बात कर रहे हैं वैसे वैसे नोटिस बढ़ रहे हैं हमारे तो। हमें तो आज बिलावल साहब ने कहा कि आपने जो कर रहे सुलह दे दी ना, अब तय कर ले, सुलह दे दी, हम तैयार है, सुलह रोकने के लिए तैयार है, लेकिन उससे फिर आप अपने आप को ब्रीफ करें, आप अपने लोगों को पूछें आपके क्या है। 17 केसेस है किसी के पीआई का क्या बना, साइबर बैंक का क्या बना, बालम जब्बा का क्या बना, वहाँ पे कैलकुलेशन का क्या बना, वहाँ पे जो स्टूडेंट्स के इन्वॉल्वमेंट है वो केस पड़ा उसका क्या बना, बाकी केसेस का क्या बन रहा है, कुछ भी नहीं। यहाँ तो दवाइयों का आपने नोटिस लिया, आपने एनआरओ दे दिया दवाइयों को, आपने चीनी वालों को नोटिस लिया, उनको एनआरओ दे दिया, वो बाहर चले गए, आटा वालों को एनआरओ दे दिया, पेट्रोल वालों को एनआरओ दे दिया। उससे पहले आपके ये चौधरी मंजूर साहब, आपकी ये सारी बातें ठीक है सर, लेकिन कहा यह जाता है कि अमली तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में इक्तदार के मजे ले रही है और मरकज में और पंजाब में हल्की फुल्की ऑपोजिशन चलती रहती है। हो तो यही रहा है ना? आप ऐसा समझते हैं? सर मेरा ख्याल है आपको समझने से खातर है। देखिए, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी होती है। अगर हम पीपल्स पार्टी चाहती तो ये असेंबली तो पैदा ही ना होती। आपको याद है उसमें ये बाइकआउट करके बैठ गए थे मौलाना साहब और नून लीग दरमियान में बैठी। हमने जाकर सबको मनाया था कि इसको टाइम दो, वरना लोग सब देंगे 200 अरब डॉलर ले आना था, इसे 1 करोड़ नौकरियां दे देनी थी, उसमें 50 लाख घर दे देने थे, इसमें इस मुल्क की रोज जो इतने अरब की करप्शन होती है उसको रोक लेना था, इसमें तो इस मुल्क के बाहर से दुनिया की नौकरियां करने आनी थी। ये सारी बातें एक्सपोज होने थे, ये सारे कॉल क्लेम थे। कुछ 8,000 अरब पहले साल रेवेन्यू हो जाना था या कुछ भी करके आपकी घरे पैसे। तो चौधरी मंजूर साहब, चौधरी मंजूर साहब, मुझे सेकंड बात मौलाना साहब का कहना है, हमने उनको मना किया कि अभी टाइम नहीं, अभी मत करें। अब हमने थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाया है। इक़्तिदार के मजे की बात नहीं होती है, हमारा बहुत एक मैंडेट है। यहाँ पे तो मांगे तांगे की गलत है। अब काबली लीडरशिप नाराज होकर बैठी है, मेंगल साहब नाराज होकर बैठे हैं, अगर बाप पार्टी नाराज होकर बैठी है, अगर सारी पार्टियां जो है जितनी भी अलाइंस पार्टी है हमने उसको शिकायत के बाहर लगा दी है। हुकूमत के अंदर पीटीआई के अंदर आवाजें उठ रही है। मैंने नहीं कहा उनका एक एमएलए आकर टीवी पे कहता है कि 22 एमएलए का एक ग्रुप है जो नाराज होकर बैठा है, सुबह महाज वाला है। ये सारी चीजें हैं
लेकिन चौधरी साहब आप माशाल्लाह बहुत सीनियर पॉलिटिशियन हैं, आपकी पाकिस्तान की पूरी सियासी तारीख पर एक नजर है, आपकी एक तवील जिद्दोजहद है, लेकिन आप क्या वाकई समझते हैं कि जिन पार्टियों की नाराजगी का आपने जिक्र किया, जिसमें काफ लीग है, दीगर जमातें हैं जो कि अगर पीटीआई से नाराज भी हैं, तो जिस बागबान ने बाग सजाया है वो इतनी जल्दी बाग को उजड़ने देगा? ये देखिए, ये ऐसा ही लगता है मुझे। तो उस दिन कल जब मैं स्पीच सुन रहा था तो मैं उस वक्त असेंबली का मेंबर था 2002 में, तो मुझे तो जमाली साहब की स्पीच याद आ रही थी। उन्होंने भी बजट पास होने के ऐसे ही तकरीर की थी, ऐसे ही समाज का इजहार किया, लेकिन फिर उनके पास तो 176 या 180 लोग थे, इनके तो 180 में से 20 नहीं आए, 107 आए, तो फिर 10 से 5 जमाली साहब नहीं थे। मुझे तो वो उन्होंने भी याद आ रही। तो उस वैक्यूम को पुर कौन करेगा चौधरी साहब? कोई भी कर लेगा, कोई इश्यू नहीं होता। अच्छा चौधरी साहब, मेरे साथ ही रहेगा नदीम बारा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, पीटीआई को रिप्रेजेंट करते हैं। नदीम बारा साहब, मुझे ये बताइएगा कि दिन ब दिन ये तासुर गहरा होता जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जो हुकूमत है वो नैब के साथ मिली भगत करके ऑपोजिशन को इंतकामी सियासत का निशाना बना रही है। इस बात में आप सदाकत समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि ये सारे मन गढ़ इन पे जो दावे हैं ये अपने इंजाम तक पहुंच रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि जब से हमारी गवर्नमेंट बनी है हमने कोई भी इनके ऊपर अपनी तरफ से केस नहीं बनाए। तमाम केस इनके अपने एक दूसरे के बनाए हुए हैं, और नैब जो है इन्होंने खुद बनाया हुआ है। और आज जिस तरह जो इमरान खान और परवेज खटक पे केसेस थे वो तो चलता ही नहीं ना। इसका मतलब यह है कि नैब की चेयरमैन की जानिब से खुद कहा गया कि अगर हम पीटीआई के लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो फिर हुकूमत कौन चलाएगा। उनके खिलाफ केसेस नहीं चलते जो पहले के बने हुए हैं, लेकिन जो पहले के केसेस ऑपोजिशन के खिलाफ बने हुए वो चलते हैं। बारा साहब, जब ये इनके दौर में बने थे उस वक्त उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, वो उनका वो वजूद ही नहीं है, उसकी सच्चाई उसमें है ही नहीं। वो केसेस तो है ना। नैब के पास मालम जब्बा का केस है, नैब के पास हेलीकॉप्टर का केस है। अगर इन केसेस पर नैब एक्टिव नहीं है और ऑपोजिशन के केसेस पर एक्टिव है तो इसका मतलब है कि सब अच्छा नहीं है ना नदीम साहब? नहीं, आप कैसे कह सकते हैं? हमारे लोगों के ऊपर नैब ने कार्रवाई की है, पकड़े हैं हमारे लोग, मिनिस्टर हमारे जो है वो अपने इस्तीफे देके उनके सामने पेश हुए हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जिस केस में अगर कोई जान होगी तो वो जाहिर है हम सामना करेंगे। लेकिन बाकी आप ये देखेंगे इनके जो सारे जो ख्वाब थे, जो इनके इरादे थे, वो सारे अब नाकाम हो चुके हैं। पहले आज ये कह रहे हैं कि हम धरने पे निकलेंगे, हम मुजाहरों पे निकलेंगे। ये इसी तरह बस इन्होंने इत्तेहादियों के बारे में पहले मुख्तलिफ राय पैदा करते रहे कि इनके इत्तेहादी को छोड़ के जाने वाले हैं, उनके ऊपर इन्होंने उम्मीदें रखी। लेकिन आज ये इनको जब हमारा बजट आप देखते हैं पंजाब असेंबली का हो या वफाक का हो, जब अक्सरियत राय से वो मंजूर हुआ है तो इनके सारे ख्वाब जो है वो धरे के धरे रह गए। और इसी तरह इंशाल्लाह इनको हर मैदान में मायूसी होगी, और पाकिस्तान जो है वो अब आगे बढ़ रहा है। और पाकिस्तान में इस हालात में आप देखें कि गरीबों को जी हाँ, आगे बढ़ रहा है। नदीम बारा साहब, 6 महीने के लिए पीआईए पर पाबंदी लगवा दी है आपने यूरोप में। पाकिस्तान स्टील मिल्स का बेड़ा गर्क कर दिया है। 1.5 लाख हर बंदे के ऊपर कर्जा था, 9.5 लाख के ऊपर पहुंच गया है। डॉलर 168 रुपए पर हो गया है। जीडीपी जो ग्रोथ रेट है वो नेगेटिव में चला गया, काफी आगे जा रहा है आपके दौर में। मैं आपको इसी में आप देख रहे हैं कि हमारे दौर में आके ये तो एक कुदरती आफत आई है, और हमने अगर चीनी की आटे की हमने कमेटी बनाई, रिजल्ट आया और उसमें आप देख रहे हैं कि 85% जो है वो सारा जो ब्लंडर हुआ है, जो करप्शन हुई है या जो बांदरबांड हुई है, वो इनके दौर में नहीं। वो बकिया 15% वाले चोर को पकड़ा आपने? क्या चीनी की कीमत नीचे लेकर आए आप? आटे की बोरी 20 किलो की आज भी 1100 रुपए की मिल रही है। ये परफॉर्मेंस इंक्वायरी हमने वादा किया था। आपकी इंक्वायरी का क्या करें सर? आपकी इंक्वायरी का क्या करें? पकड़ा किसको है आपने? मुझे ये बताएं अभी पकड़ा किसको है आपने? चीनी की कीमत नीचे आई है, आटे की कीमत नीचे आई है, पेट्रोल की कीमत में आपने 25 रुपए का इजाफा कर दिया। 2015 में चीनी 140 रुपए बिकती रही है, उस वक्त था वो। ये जो माफिया ये हर दौर में अपना काम करता है। अच्छा, और आप इस माफिया के सामने बेबस हैं? नहीं जी, हमने तो उनका सामना किया, हमने उनको बेनकाब किया।
इन्होंने तो कभी भी काम नहीं किया। मुझे चौधरी मंजूर साहब, बड़ी अजीबोगरीब मंतक है गवर्नमेंट की भी कि अशराफिया लॉकडाउन कर देती है, माफिया महंगाई कर देती है, तो हुकूमत क्या करती है चौधरी साहब? भारत और मेरे छोटे भाई है, मैं तो इनसे कोई बहस नहीं कर सकता, लेकिन देखिए कुछ बुनियादी उसूल होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं। प्रिंसिपल ये है कि आपने जिस दिन नोटिस लिया उसका चीनी का, तो उस दिन 70 रुपए थी चीनी, यानी 50 से 70 रुपए होगी, आपने नोटिस ले लिया। 52 रुपए थी सर, 52 रुपए थी, तो कमेटी बनी तो 52 पैसे 70 रुपए, चलो 72 रुपए का इसका फर्क। कमेटी बनी, आपने कहा कि इस पे रिपोर्ट इंक्वायरी रिपोर्ट लेकर आओ, इंक्वायरी हुई तो वो 75 रुपए होगी। अच्छा, फिर उसके बाद आपने कहा कि फोरेंसिक इसकी रिपोर्ट है, जिस दिन आपने फोरेंसिक के लिए भेजा 80 रुपए होगी, उसकी रिपोर्ट आई तो 85 होगी। मैंने उस रिपोर्ट को चाटना है, मैंने क्या करना है उस रिपोर्ट को। अगर 1 रुपया महंगी हो ना चीनी, तो 1 महीने के अंदर 5.5 अरब रुपया लोगों की जेब से निकल रहा है। तो आप जरा 35 से जरब दे रहे, आटे का देख लें, जब किसानों के पास थी गन्ना, 12 साहब भी चलो इनका गाँव, अब इनके तो बड़े बिक रहे हैं, हम अभी भी गाँव में रहते हैं। वहां पे जब किसान के पास थी तो 1400 में उठाई है। अब मुझे अगर जरूरत है ना तो मैं 2000 में या 2100 रुपए में गंदम वापस खरीद। आटे का क्राइसिस है वो खत्म नहीं हो रहा। अच्छा चौधरी मंजूर साहब, आपको याद होगा कि अर्ली 69 में जब अयूब खान की हुकूमत, सिर्फ इसी चीनी की प्राइस की वजह से जो एजिटेशन हुई थी, कुछ पैसे का इजाफा हुआ था। आज हम देखते हैं कि लोग सोशल मीडिया पर, ड्राइंग रूम के अंदर, गली मोहल्लों में बहुत ज्यादा गमो गुस्से का इजहार करते हैं, लेकिन जो ऑर्गेनाइज्ड एहतजाज है अवाम की जानिब से, वो क्या इसलिए नहीं हो पाता कि ऑपोजिशन पार्टियां आपस में चौधरी साहब मुत्तहिद नहीं होती? नहीं, देखिए 2 बुनियादी चीजें हैं। इस वक्त हम जो है निकलना नहीं चाह रहे थे। इस वक्त एक पैंडेमिक, दो आफत का सामना है। एक आफत है सिटीजन की, उसमें पाकिस्तान की तारीख का सबसे, मुझे लगता है कि खुराक का अगला दौरान है, यही कहर पड़ने वाला है। इतनी बहुत बड़ा, आपको पता है पिछले साल जो सिटीजन आया था उसको क्या कहता, आपको $1.5 अरब की कपास मंगवानी पड़ेगी इस साल, और अगले साल से वो सिटीजन, वो राइस, तो क्या चीज है जो उसमें छोड़ी है। आपको 1 साल मिला, आप नहीं कर पाए। 94 में भी सिटीजन आया था, रात को उन्होंने, प्राइम मिनिस्टर ने रात को कहा, उसको ट्रांसपोर्ट साहब ने कहा हमारे पास 72 घंटे, 72 घंटे बाद 12 जहाज जो थे वो स्प्रे करने वाले ईरान के बॉर्डर। तो आप समझते हैं चौधरी साहब की एनडीए में की कारकर्दगी तसल्ली बख्श नहीं है? एक और पहलू देखिए, कश्मीर के इशू पे आपने क्या तक दिए, आपने कुछ नहीं किया, खासा पॉलिसी पे चले गए। अभी आपने 1 हफ्ते के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ 3 मुकदमात दर्ज कराए, FIR दर्ज कराए। पहले 23.4% कोविड एक्सपोर्ट कर रहे थे आप, दुबई ने आपको इसलिए बैन कर दिया, बाकी मुल्क भी कर रहे हैं। फिर आपने वहां पे खड़े होकर जो अब ये डिफेंस लिया है, मैं आपके साथ किसी वक्त उस पर कोई समझने वाले हो तो मैं प्रोग्राम करूं कि ये तो पाकिस्तान की एयरलाइन जो है, इसको 3 सितंबर 2019 को 9 महीने का टाइम मिला था, जो कि जून को पूरा हो रहा था। उसमें उसको सेफ्टी मेजर्स आपने ठीक नहीं किया, आपने बैन इसलिए होने दी। उसामा बिन लादेन को शहीद भी कहा, उसामा बिन लादेन को शहीद कह दिया, वो तीसरी FIR ना। अब उसका नतीजा निकला है, एक मुकदमे का तो फैसला कर दिया है, दूसरे का होने वाला है, और वो बहुत खतरनाक बात है जो की है। और अच्छा एक छोटी सी बात चौधरी साहब, एक तासुर दिया जा रहा है कि बिलावल भुट्टो बकिया ऑपोजिशन पार्टियों से नाराज हैं। उनका ये मानना था कि ये जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस है ये इस बजट के अप्रूवल से पहले होनी चाहिए थी, लेकिन बकिया ऑपोजिशन जमातों ने उस तरह से पीपल्स पार्टी का साथ नहीं दिया। क्या ये तासुर दुरुस्त है चौधरी साहब? ऐसी नहीं बात, कोई टाइमिंग कोई पहले नहीं होने वाली थी। मैं तो उसका पार्ट होता हूँ जो जहाँ पे जिस लेवल पे मुशावरत होती है, पता है आपको, तो उनमें कोई पहले नहीं होने वाली थी। ये हमने थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाया था पहले। आप देखें ना, पंजाब के अंदर है काफ लीग नाराज, तभी काफ लीग सुबह इधर हो जाए, पंजाब की गवर्नमेंट इधर खड़ी है, कहीं भी खड़ी।
वहां से सेंटर में एक पार्टी और जानी है बस। और मुझे पता है जाती था, मुझे एनडीएम के लोगों ने मुझे बताया, जो हमारे दोस्त हैं एमएलए हैं, उन्होंने कहा कि हमने इनको आखिरी वार्निंग देकर गए हैं। बाप पार्टी के अंदर बाप पार्टी नाराज है। ठीक, चलो साहब जरा रुकिएगा। जो है वो नाराज है। नदीम बारा साहब, इससे पहले कई दफा मुतादिद टीवी चैनल्स के ऊपर पेट्रोल के बारे में सवाल किया गया, चीनी के बारे में सवाल किया गया, आटे के बारे में सवाल किया गया। जिस जिस चीज का वजीर आजम साहब नोटिस लेते हैं वो चीज मजीद महंगी हो जाती है या मार्केट से गायब हो जाती है। आज ओगरा ने एलपीजी की कीमत में भी इजाफा कर दिया। आपको गरीब लोगों पर रहम नहीं आता बारा साहब? तो आप इस हालात में ना, जो अब हालात बने हुए हैं, आप पूरी दुनिया में देख लें महंगाई किस कदर बढ़ी हुई है। पेट्रोल आप देख लें, हमारी तरफ पाकिस्तान का रेट देख लें, यूरोप का देख लें, इंडिया का देख लें। इस वक्त इंडिया में 180 रुपए पाकिस्तान के हिसाब से पेट्रोल लीटर बिक रहा है। इंडिया में 72 रुपए का डॉलर भी है, यहाँ 168 रुपए का डॉलर है। यूरोप में आप देख लें, अपनी आमदनी का 20% हिस्सा पेट्रोल पर खर्चता है। एक पाकिस्तानी शहरी अपनी आमदनी का 35% हिस्सा पेट्रोल पर खर्चता है। नदीम बारा साहब, मुझे ये बताइएगा कि आप लोग पेट्रोल की प्राइस अगर 3 रुपए बढ़ाते हैं और 1 रुपया कम कर देते हैं तो ये तो पुरानी इंडियन फिल्मों वाला फॉर्मूला हो गया। आप समझते हैं कि इससे आप अपना खजाना भर पाएंगे, मुल्की खजाना? नहीं, मुझे ये बताएं, जैसे ही हमें अगर इंटरनेशनल मंडी में रेट नीचे आया तो हमने फौरन आवाम को रिलीफ दिया। हालांकि हम चाहते तो हम रिलीफ दिया कि पेट्रोल ही गायब हो गया। आप लोग 1 महीना मिन्नतें करते रहे ऑयल कंपनीज की कि पेट्रोल निकालो। जिस वक्त नोटिफिकेशन आया उसके 1 घंटे के अंदर पेट्रोल पंप्स के ऊपर भारे थी बारा साहब। नहीं, मैं समझता हूँ पीएस तो पंप हो, वहां तो हर टाइम मिलता रहा, एक दिन भी, एक सेकंड भी। तो क्या पाकिस्तान की आवाम की जरूरियात पीएसओ से पूरी होती है? नहीं, मैं बिल्कुल आप सही वजह फरमा रहे हैं। एक माफिया जो है वो अपना काम तो करता है। सर, उस माफिया का नाम सुने ना, मुशीर पेट्रोलियम नदीम बाबर के दोस्त की कंपनी है हेस्कॉल, जिसने 75% तेल जखीरा किया था। क्या कोई कार्रवाई हुई उनके खिलाफ? उसके ऊपर नोटिस लिया था हमने। चौधरी मंजूर साहब, ये जो नोटिस लेते हैं वजीर आजम साहब, काफी मजे का नोटिस होता है। चौधरी मंजूर साहब, ये जो नोटिस ले लेते हैं वजीर आजम, उसके बाद तो मामला मजीद खराब हो जाते हैं। जी चौधरी साहब। देखिए, मैं आपको इसका मतलब ये मसले दौरान था कि 25 दिन तेल नहीं मिला। जी हाँ, तेल महंगा हुआ तो 25 मिनट बाद हर जगह पर जी हाँ, बिल्कुल तेल तो मौजूद था। दूसरी मेरी गुजारिश ये है कि देखिए, प्रॉब्लम ये है कि ये आपको कहते हैं माफिया है, पहले नाम लेकर कहते तो क्लाम रिस्पॉन्सिबल माफिया है, तो उसका सरबराह तो आपके ऊपर बैठा है। अगर दवाइयों का है तो दवाइयों वालों पे तो आपके अंदर बैठा, मेरे साथ अब्दिया के साथ एक प्रोग्राम में कराची के एक बहुत बड़ी जो बहुत बड़े होते जो दर्जे वो बलबस है, आप कुछ नहीं कर पाए। आप आते तो कुछ नहीं कर पाए, आप किसी चीज से कुछ नहीं कर पा रहे। कुछ लोग हैं, आप अगर इंडिया से निकाल देते तो बस 18 रुपए किलो चीनी भी है, 18 रुपए किलो गंदम है। अच्छा चौधरी साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चौधरी साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जब पब्लिक इश्यूज के ऊपर पॉलिटिशियंस फैसले करते हैं तो वो अक्सर अवाम के मफाद में फैसले करते हैं। लेकिन कुछ तज्जियाकार ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इतनी आसानी से ये अनपॉपुलर फैसले इसलिए भी कर लेती है कि उसकी पावर बेस अवाम में नहीं है। देखिए, ये अगर आपने फैसला कर लिया है कि हमने पहली और आखिरी बार है तो ठीक से करते चले गए। सवाल ये नहीं है। देखिए, मैं ऑनेस्टली एक बात समझता हूँ, अब इनको कोई चीज समझ, अगर ये 8,000 अरब पहले साल रेवेन्यू इकट्ठा कर देते और 20 से 25 अरब डॉलर बाहर से आ जाता जो इनका ख्याल था और इनको लाने वालों का भी ख्याल था, तो फिर इनको ना दुबई के पास जाने की जरूरत थी, ना चाइना, और ना ही यहाँ पे एनएससी अवार्ड और असाकी के बीच अटैक करने की जरूरत पड़ी। सो कुछ नहीं कर पाए। अब मसला ये है कि इस बात को बिलावल साहब ने जो कहा है कि माफी मांग ले, ब्राजील के सदर सही है, पब्लिक अपॉलॉजी दी उसने आकर। जी, स्वीडन का जो लीडरशिप था उसने पब्लिक अपॉलॉजी दी अपनी गलत पॉलिसी।
तो क्या हर्ज है, हम तो फिर भी इनको रास्ता दे रहे हैं, ठीक। लेकिन रास्ता देने के लिए अच्छा चौधरी साहब जरा यहाँ पर तवक्कुफ कीजिएगा, हमें मिर्जा मोहम्मद जावेद साहब ने ज्वाइन किया है, PMLN के रहनुमा है। मिर्जा साहब मुझे ये बताइएगा कि आप लोग पेट्रोलियम प्राइसेस पर भूख हड़ताली कैंप लगाने जा रहे हैं। अब तो ये इतलात हैं कि पेट्रोल की कीमत 12 रुपए कम की जा रही है, 100 रुपए से 88 रुपए पे लाया जा रहा है, हालांकि ये 13 रुपए का इजाफा है 75 रुपए के हिसाब से। मिर्जा साहब जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए भाईजान, ये बातें तो करते हैं कि हमने इंडिया से सस्ता कर दिया, पेट्रोल सस्ता कर दिया, लेकिन अगर इंडिया से बाकी चीजों का मुआवजा करे ना तो अंदाजा होता है उसकी गाड़ी की कीमत हमारी कीमत से 50% डाउन है। मजदूर इंडिया में डॉलर 72 रुपए का है मिर्जा साहब, पेट्रोल बिल्कुल भी सस्ता नहीं है पाकिस्तान के अंदर इंडिया की निस्बत। ये गलत कंपैरिजन है। असेंबली में हुकूमत वालों ने, एक वजीर ने असेंबली में ये बात कही है। हम उसे ये बताना चाहते हैं कि आप इंडिया का अगर तेल की कीमत की बात करते हैं ना तो बाकी चीजों की भी बात करें कि इंडिया में दवाई की कीमत कितनी सस्ती है, गाड़ियां पाकिस्तान में आधी कीमत में है। तो इन्हों भाईजान लेकिन मिर्जा साहब लोग ये पूछते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब इस वक्त कैद के बावजूद लंदन में हैं, मरियम नवाज भी आजाद हैं, खामोश हैं, PMLN के साथ जो मामलात हुए थे उसमें आपके पास गुंजाइश है हुकूमत पर तनकीद करने की? देखिए ये तनकीद की बात नहीं है, मेरी बात सुनिए। सिर्फ मैं एक बात करना चाहता हूँ, इन्होंने जब से हुकूमत संभाली ना, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 5 अरब रोजाना के हिसाब से कर्जा तकरीबन पाकिस्तान ने हासिल किया। आज 18 अरब जितना इन्होंने कर्जा लिया ना, डेली बेस पे 18 अरब रोजाना का कर्जा बनता है। जब हमने 5 अरब रोजाना के बेस पे लिया, मोटरवे भी बनाई, लाहौर से कराची तक बनाई, बेशुमार मनसेरा मोटरवे बनाई, ऑरेंज ट्रेन बनाई, मुल्तान मेट्रो। नहीं ये बातें ठीक है मिर्जा साहब, मुझे ये बताइएगा मेरी बात सुन, मिर्जा साहब मेरी पूरी बात सुन। आज 18 अरब रोजाना लेकर इन्होंने एक पैच वर्क भी नहीं किया। हमारे दौर में ये बातें ठीक है। मुझे खाने वाला मिर्जा साहब मुझे ये बताएं कि मरियम नवाज क्यों खामोश हैं? देखो ना, मरियम नवाज पहले भी MP MNA नहीं थी, लेकिन वो जलसे करती थी, वो रैलियां करती थी। भाई मैं औहदे की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब हम देखो ये हमारे को तजाज की बात करते हैं, जो बोलता है उसे अगले दिन नैब का लेटर आ जाता है। नहीं ये खतरा तो पीपल्स पार्टी का है। इसका मतलब है कि आप लोग नैब से डर के ऑपोजिशन पॉलिटिक्स करते हैं। ये तो मेरी बात सुनो, डरने की बात नहीं है। अल्लाह के फजल से जी हम नैब से डरते होते हैं कि बेगुनाह हमजा शहबाज 1 साल में जेल में ना होते, हमजा शहबाज साहब जेल में ना होते। आज ये शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान क्यों आए? इसलिए है कि ये मुल्क, ये अवाम कोरोना मुसीबत में एक मुब्तला है, लेकिन उन्होंने नैब ने उन्हें भी बुला लिया। इस कोरोना के मुश्किल हालात में जो आपने देखा कि जो बिल्कुल ठीक है मिर्जा साहब, जरा यहाँ पर तवक्कुफ कीजिएगा। चौधरी मंजूर साहब एक आखिरी सवाल कि जो रफ्तार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की थी कोरोना इश्यूज को टैकल करने में, जो रफ्तार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है ऑपोजिशन जमात के तौर पर एक मुतहर्रिक किरदार अदा करने में, आपकी रफ्तार का साथ बकिया ऑपोजिशन जमातें नहीं दे पा रही। या तो आप अपनी रफ्तार कम कर लें या उनकी रफ्तार को बढ़ा लें। चौधरी साहब नहीं देखिए, ये ऐसा होता है, ये जरूरी नहीं कि सारे एक पेज पे भी हो, एक रफ्तार से भी दौड़ रहे हो। तो हमें सबको साथ लेकर चलना है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर मैं समझता हूँ कि बाकी भी जो है वो थोड़े रफ्तार तेज करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी मंजूर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मिर्जा मोहम्मद जावेद साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज जो पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल है उसमें यह कहना मुश्किल नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त सबसे ज्यादा एक्टिव ऑपोजिशन का किरदार अदा कर रही है। मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है। स्टे विद अस। नाज़रीन, हुकूमत पंजाब ने स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से 2 फैसले किए हैं। लाहौर के अंदर इस स्मार्ट लॉकडाउन की जो मुद्दत है वो 15 जुलाई तक बढ़ा दी गई है ज्यादातर रिहायशी इलाकों में, और उसके अलावा बकिया पंजाब में डिप्टी कमिश्नर्स को यह इख्तियार दिया गया है कि वो अपने अपने जिले के अंदर मकामी सूरत हाल के मुताबिक खुद फैसला करें। इसका मतलब यह है कि जो आला हुक्काम है, जो सेक्रेटेरिएट पे बैठते हैं, जिसमें चीफ सेक्रेटरी हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, इवन वजीर आला और वफाकी काबीना के लोग हैं,
उन्होंने अपने सर के ऊपर से जिम्मेदारी उतार कर इस लेवल के ऊपर ट्रांसफर करने की कोशिश की है। लाहौर की एक अहम तिजारती मार्केट है शाह आलम मार्केट, वहां में यह बताया जा रहा है कि लॉकडाउन में मजीद 3 दिन का इजाफा किया गया है। ख्वाजा आमिर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सदर हैं शाह आलम मार्केट के। ख्वाजा आमिर साहब, हुकूमत की जानिब से स्मार्ट लॉकडाउन इंट्रोड्यूस करवाया गया था ताकि कारोबार भी चलता रहे और वबा भी कंट्रोल हो। आप इस स्मार्ट लॉकडाउन से मुतमईन हैं ख्वाजा साहब? अस्सलाम वालेकुम। बात तो ये है कि जब हमें बताया गया कि लॉकडाउन होगा तो हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि लाहौर सिटी में जो अंदरूनी सिटी है वहां पर 36 केसेस निकले हैं, हमने उनको लॉकडाउन करना है। ठीक है। तो फिर हमने कहा कि हमारी मार्केट, उन्होंने कहा कि मार्केट तो इससे कोई तल्लुक नहीं है, मार्केट कारोबारी दारी चलेंगे, हम सिर्फ सिटी को लॉकडाउन करेंगे। रात 10 बजे तक ये हमें यही कहते रहे कि ये लॉकडाउन जो गलियों में होगा, मार्केट का इससे कोई तल्लुक नहीं है। रात को 10 बजे इन्होंने शामी चौक में सामान बैरियर वगैरह फेंक दिए और रात को 1 बजे इन्होंने नोटिफिकेशन जारी करके उसको लॉकडाउन कर दिया। तो हमने वो भी बर्दाश्त किया। उन्होंने कहा 30 तारीख तक लॉकडाउन रहेगा, पहली को आपकी मार्केट खुल जाएगी। ठीक है। कल इन्होंने फिर 3 दिन के लिए एक्सटेंड कर दिया। 3 दिन से मुराद है जुम्मे वाला दिन। हफ्ता इतवार वैसे छुट्टी है तो हम चले गए पीर को। बात यह है कि 36 केसेस निकले हैं सिटी में। इनको चाहिए था कि जिस गलियों में वो केस थे उनको लॉकडाउन करते। इन्होंने अपनी आसानी के लिए 12 दरवाजे, जो आपको पता है सिटी के 12 दरवाजे हैं, मोचीवादा, शाह आलम मार्केट, शाह आलम गेट, मोरी गेट, भाटी गेट, अकबरी गेट, दिल्ली गेट, ये इन्होंने 12 दरवाजों को लॉकडाउन कर दिया। उसमें हजारों की दुकान हिसाब से दुकानें हैं और इनको ये अंदाजा नहीं कि इन्होंने कितना जुल्म किया है कि एक एक दुकान पे कितने मुलाजम है, रेहड़ी बान है। तो ख्वाजा आमिर साहब, जब तक ये कोरोना वबा नहीं आई थी तो उससे पहले भी हुकूमत ने कभी इस तरह का जुल्म किया था? नहीं, अगर हमारी मार्केट में केसेस हैं तो हमारी भी बंद होनी चाहिए। नहीं सर, आपकी मार्केट में जो ग्राहक आ रहा है वो अपना कोविड-19 का टेस्ट करवा के तो नहीं आ रहा ना। मार्केट प्लेसेस में लोगों को ना आने देने की वजह उनके दरमियान समाजी फासला रखना जो है वो इसीलिए पूरी दुनिया में ये किया जा रहा है। ख्वाजा आमिर साहब, आपको अंदाजा है कि इस वक्त पूरी दुनिया में 5 लाख लोग इस दुनिया से जा चुके हैं? ख्वाजा साहब मेरे भाई अगर मेरी मार्केट में टेस्ट करवा के नहीं आ रहा तो क्या उर्दू बाजार में आ रहा है, अनारकली में आ रहा है? एक गलत ख्वाजा साहब, एक गलत क्या दूसरे गलत का जवाब हो सकता है? नहीं, मैं नहीं ये कह रहा, मैं कह रहा हूं या तो फिर इसको बिल्कुल बंद कर दें। शुरू दिन से ये इस केस को चलते हुए 4 माह हो चुके हैं। जी हाँ। अगर पहले नहीं बिल्कुल कर्फ्यू की चक्कर में नाफज कर दिया जाता तो हम इस आजाद से निकल चुके होते। और आपको ये पता है कि इन्होंने मेन सड़क पे बंद करके बाकी अंदर आप महलों में जाकर देखें जिस गलियों में कोरोना के, ये बात बिल्कुल ठीक है ख्वाजा साहब, आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है कि पुलिस वाले बैरियर्स लगाकर खड़े होते हैं और खुद गाड़ियों वालों को बता रहे होते हैं रास्ता कि आप उधर से निकल जाएं। आप मेरी 2 मिनट बात सुनिए जरा प्लीज। आपको अंदाजा होना चाहिए कि जिन्होंने बाहर मेन सड़क पे बैरियर लगाकर अंदर आप जाके देखें, लोग सैकड़ों की तादाद में एक दूसरे पे थरों पर बैठ के बातें कर रहे हैं। इनको वहां पे कंट्रोल करना चाहिए जहां से केस निकले हैं। वहां पे तो इन्होंने जाके उसको पाबंद ही नहीं किया। बैरियर लगाने से क्या होगा मेरे भाई, ये बता दें मुझे। तो ख्वाजा साहब, आप क्या समझते हैं कि मार्केट्स जो हैं वो खोल दी जाएं और लोग उसी तरह से एसओपीज की खिलाफ वर्जी करें जिस तरह से ईद के दिनों में की गई? ख्वाजा साहब, आपको अंदाजा है कि ईद के दिनों में पाकिस्तान में कोरोना केसेस दुनिया में 3रे नंबर पर चले गए थे? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप गलत नहीं कह रहे। अच्छा, ये मुझे मैं ये तो कह रहा हूं कि आपने मुझे कहा कि आपकी मार्केट में लोग टेस्ट करवा के आते हैं। मैंने आपको ये कहा कि क्या हम उर्दू बाजार, अनारकली, बनासर रोड, बदनामी बाग, ये भी तो खुले हैं ना। तो मैंने आपको इसका जवाब दिया कि अगर वहां पर गलत काम हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपका मुतालबा ये कि यहां पर भी गलत काम हो। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा,
इन्होंने चंद दिन पहले हमारी मार्केट से टेस्ट करने शुरू किए थे, एक भी कोरोना का केस नहीं निकला। सर मैंने ग्राहकों की बात की है, दुकानदारों की बात नहीं की। देखिए मेरे भाई दुकान ग्राहक तो सब मार्केट में जाते हैं ना, बताइए हमारी मार्केट में क्यों ऐसी पाबंदी लग गई? ये मैं कह रहा हूँ, हमारी मार्केट से इंडिया से कहा जाते हैं। तो इसका मतलब ये है शाह आलम मार्केट के ऊपर कभी इस तरह की पाबंदी इससे पहले तो नहीं लगी ना ख्वाजा साहब? इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट की कोई दुश्मनी भी नहीं है शाह आलम मार्केट से? नहीं, एक्चुअली आप मेरी बात को फॉलो नहीं करते। जी, मैं बता रहा हूं कि इनको अगर गलियां बंद करनी पड़ती तो 40-50 गलियां बंद करनी पड़नी थी इनको ना, इनको पोर्ट लगानी पड़नी थी। इन्होंने अपनी सहूलत के लिए 12 गेटों पे बैरियर लगा दिए, तो ये इजी हो गए, कितना काम हो गया। आप मेरी बात समझ लीजिए जी कि अगर जो हमारे शहर की गलियां हैं वो बहुत छोटी छोटी तंग है और एक दूसरे सब मुंसलिक है। अगर ये गलियों को बंद करने की कोशिश करते तो इनकी फोर्स ज्यादा लगनी, इनकी मेहनत ज्यादा होनी थी। इन्होंने सोचा कि 12 गेटों पे हम बैरियर लगा देंगे तो सारा शहर बंद हो जाएगा। असल मुद्दे की तरफ मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इन्होंने अपनी सहूलत की। ख्वाजा साहब ये बताइएगा कि इंतजामिया के जहन में बैठकर अगर आप झांकने की सलाहियत रखते हैं कि उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने किस तरह से अपनी सहूलत देखी, तो आपको लगता है कि वो आपके एहतजाज के बाद आपको दुकानें खोलने देंगे? देखिए बात ये है, अगर हमारे साथ ज्यादती हो रही है तो हम कहने के तो हकदार ना, कहीं ऐसा नहीं कहना चाहिए हमारे साथ बैठ के बात करें या हमें मुतमईन करें या हम उनको मुतमईन करें, ये तो हो सकता है ना। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा ख्वाजा साहब, इंतजामिया आपके साथ बैठकर फैसले करने की जगह एक तरफा फैसले लेती है। रात 10 बजे आपको पता चलता है कि आपकी मार्केट सील कर दी गई है, आप लोगों का कैश अंदर पड़ा हुआ था, आप लोगों के यूपीएस चल रहे थे, तो उससे आपका कारोबार मुतासर नहीं हुआ? मैं वही तो कह रहा हूं, मैं वही तो आप असली बात की तरफ आप आए हैं कि इनको कम से कम हमें लॉकडाउन करने से पहले बताना चाहिए था कि भाई हम अपने व्यापारियों को कहते, अपना मास्क साइड पे लगाते, हम अपने यूपीएस बंद करके आते, हम अपना कैश जो था अपना सिस्टम उसको क्लोज करके आते। इन्होंने हमें रात 10 बजे तक कहते रहे कि आपकी मार्केट लॉकडाउन में नहीं आ रही, सिटी आ रही है, गलियां आ रही है। आखिरी सवाल ख्वाजा साहब, मेरे पास वक्त खत्म हो गया, हुकूमत आपकी बात नहीं मानती, इंतजामिया आपकी बात नहीं मानती, आप क्या करेंगे? जी हम तो कोशिश करेंगे पीर को मार्केट खुले, क्योंकि लोग तंग आ चुके हैं या हमारे साथ क्या शाह आलम के जो ताजिर हैं पुलिस से लड़ सकते हैं? नहीं, हम ताजिर भी कभी लगता है, ताजिर का जो वजन लड़ने के लिए अपना एहतजाज तो अपना मौके को तो एहतजाज करा सकता है ना। बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा आमिर साहब, सदर थे शाह आलम मार्केट के। उनका ये कहना था कि अगर 3 जुलाई तक लॉकडाउन खत्म ना किया गया तो वो पीर से मार्केट्स खोल देंगे। मुझे यहां पर एक ब्रेक लेनी है, स्टे विद अस। नाज़िम, मलाला यूसुफजई के मुतालिक पाकिस्तान में एक मखसूस तासुर पाया जाता है। वो तासुर पाकिस्तान के राइट विंग तबके के अंदर बहुत ज्यादा तकवीयत पकड़ चुका है कि मलाला यूसुफजई किसी मखसूस मगरबी एजेंडे के ऊपर काम कर रही है। वो मखसूस मगरबी एजेंडा क्या है वो तो अब तक नहीं पता चल सका, लेकिन मलाला यूसुफजई से मुतालिक पाकिस्तान के अंदर एक जो एंटायर ग्रुप है वो बहुत ज्यादा मुतहर्रिक है। अब तक पाकिस्तान में जिसने भी नोबेल प्राइज हासिल किया है उसको पाकिस्तानियों ने नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने कबूल किया है। लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज एक बहुत प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है और अब उसके तलबा की जानिब से अगर ये पटिशन दायर की जाए अपने वाइस चांसलर के पास कि हमें एनुअल कॉन्वोकेशन के मौके पर मलाला यूसुफजई बतौर की नोट स्पीकर कबूल नहीं, तो बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है कि पाकिस्तान के अंदर जो प्रोग्रेसिव तालीमी हल्के है अगर इस तरह की शिद्दत पसंद सोच वहां तक पहुंच सकी है तो फिर पाकिस्तान जो है इंटेलेक्चुअल सतह पर यूनिवर्सिटीज के लेवल पर कहां खड़ा है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर सैयद मुजम्मिल मौजूद हैं, हमारे फेलो एंकर पर्सन है। मुजम्मिल, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मुझे ये बताइएगा कि जो एंटी मलाला सेंटिमेंट है पाकिस्तान में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों है और इसकी रिफ्लेक्शन लम्स जैसे इदारों में क्या समझते हैं आप? मुजम्मिल, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मैंने ये पूछा कि पाकिस्तान के अंदर एंटी मलाला सेंटिमेंट इतना स्ट्रांग क्यों है और अब तो लम्स जैसे इदारों के जो तलबा हैं जो कि बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव समझे जाते थे, ये सोच वहां तक क्यों रसाई हासिल कर गई है? मुजम्मिल,
अब ऐसे इस तरह के मोहम्मद बिन सलमान साहब ने फरमाया था एक मरतबा के सरजंग जीतने के लिए हमने बहुत से ममालिक में इन्वेस्टमेंट की और एक इंतहा पसंद सोच को परवान चढ़ाया जिससे हमारे मकासद पूरे हुए। और उसका रिजल्ट ये है कि दहाइयों के बाद जो नस्ल पैदा हुई है वही आज लफ्ज में पढ़ती है, वही पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, वही दूसरी यूनिवर्सिटीज में पढ़ती है और उन्हीं के ये तलबा हैं। अगर वो अंग्रेजी बोलते हैं इसका यह मतलब नहीं है कि एक्सट्रीमिज्म उनकी सोच में कम हो जाएगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि वो ये सवाल करते हैं कि मलाला ने किया क्या था, तो उनको जवाब ये है कि भाई 11 साल की उम्र में एक बच्ची ने लिखना शुरू किया और उस वादी के अंदर जहां दहशतगर्दों का गलबा था, मैंने मंगोरा सवात के अंदर वो खूनी चौक देखा हुआ है जहां पर तालिबान दिया करते थे लोग को, और वो खून आज भी ताजा है हम लोगों का, जहां पर लाश लटकाने के बाद वो कहा करते थे कि दोबारा इस लाश को कोई लेने के लिए आया तो उसको भी कत्ल कर देंगे। और उस घुटन के माहौल में एक 11 साल की बच्ची वो काम कर रही थी जो आप या मैं नहीं कर सकते, जो मर्द नहीं कर सकता, जो कोई ताकतवर इंसान नहीं कर सकता, वो उसने किया। और उसके बाद 14 साल की उम्र में उसको गोली लगती है और उसको रेस्क्यू किया जाता है और अगला इल्जाम उस पर यह लगता है कि ये एंटी स्टेट है। तो जो एंटी स्टेट का इल्जाम उस पर लगाते हैं उनको शर्म आनी चाहिए, उनको पता होनी चाहिए कि उस टाइम के आप चीफ जो कि रिस्पेक्टेबल हम सबके लिए जनरल कियानी, उन्होंने कहा था कि मलाला एक सिंबल है करेज का और उन्होंने खुद इस केस को फॉलो किया। उन्होंने अपना हेलीकॉप्टर भिजवाया कि मलाला को रेस्क्यू किया जाए और पेशावर के अस्पताल में उसका इलाज करवाया जाए और पूरी स्टेट उसके साथ खड़ी हुई थी उस टाइम पे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप उसको एंटी स्टेट कह रहे हैं तो आप हमारे इदारों पर इल्जाम लगा रहे हैं। हो सकता है कि वो लोग ये कहना चाह रहे हो कि मलाला करंट एंटी स्टेट है। बिल्कुल ये भी हो सकता है, क्योंकि अगर वो एक एक्सट्रीमिज्म की सोच के प्रोपोनेंट्स हैं तो वो तो कभी भी उसको अगर ये करेंगे। एक्सट्रीमिज्म मुजम्मिल लम्स जैसे इदारों के अंदर आ गया और आप कह रहे हैं कि उसके पीछे पूरी एक जनरेशन है, पूरी एक इन्वेस्टमेंट है, तो इस सोच को कैसे खत्म किया जाए मुजम्मिल? देखिए, सबसे पहले क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करना पड़ेगा, हमें हिस्ट्री के सही साइड पे खड़ा होना पड़ेगा, हमें ये बताना पड़ेगा अपने बच्चों को कि जिन्होंने अमन कायम किया है वो हमारे हीरोज हैं। हमें ये बताना पड़ेगा बच्चों को कि जिन्होंने अमन कायम किया है उनको भी आइडियलाइज करना चाहिए। पूरी दुनिया ने मलाला को एंडोर्स किया है, वो जनरल असेंबली से खिताब करने के लिए जाती है। हमारे बच्चों को तो मुजम्मिल भगत सिंह का नाम भी नहीं पता। बिल्कुल ऐसे ही है जी, क्योंकि उस चौक का नाम तब्दील कर दिया गया जब जिसका नाम भगत सिंह चौक था। तो वो जाहिर सी बात है कि वो जिस तरह से बड़ा फनी सा वाकया मंटो साहब ने ही बताया था कि जब एहतजाज हो रहा था एक दफा मॉल रोड के ऊपर, तो वहां पर काफी ज्यादा इंतशार फैला और पथराव किया गया और जिसके खिलाफ एहतजाज हो रहा था उसके नाम पर ही अस्पताल गंगाराम अस्पताल। तो मुजम्मिल, आप क्या समझते हैं कि हमारी जो रेडिकलाइजेशन का तो ये लेवल है कि स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ये कहते हैं कि इस्लामाबाद में मंदिर नहीं बनना चाहिए, हालांकि हम देखते हैं कि करतारपुर गुरुद्वारे के पीछे ये लोग तालियां बजाते हैं, मंदिर के ये लोग खिलाफ होते हैं। न्यूजीलैंड की अगर पार्लियामेंट में तलावत कलाम पाक हो तो उस पर खुशी का इजहार करते हैं और पाकिस्तान में अकलियतों की इबादत का अगर तामीर की जाए तो उस पर तनकीद करते हैं। और फवाद चौधरी ने भी चौधरी परवेज इलाही की मजम्मत की। रेडिकलाइजेशन जो है वो स्टूडेंट्स के अलावा पॉलिटिशियंस में भी है मुजम्मिल। बिल्कुल ऐसे ही शदीद मजम्मत करता हूँ इस कमेंट की उनके, और उन्होंने जिन्ना साहब की उस स्पीच को रिडिक्यूल किया है कि यू आर फ्री टू गो टू योर मॉस्क एंड यू आर फ्री टू गो टू योर चर्चेस, क्योंकि उन्होंने, मेरा ख्याल है, वो कभी पढ़ी नहीं और ना उनको शायद पता। जब ये रियासत कायम हुई थी तो उस टाइम हमारे जो है वो क्या हमारे वो इथोस थे और क्या आइडियल्स थे और आज क्या बन चुके हैं। जोगिंदर नाथ मंडल की तरह के लोगों को शायद वो भूल चुके हैं इस मुल्क के अंदर और वो उसको टोटलिटेरियन स्टेट बनाना चाह रहे हैं। और मुजम्मिल, मलाला के मुतालिक जो कि लोग बड़ी आंखें बंद करके ये बात मानते हैं कि वो एक मखसूस मगरबी एजेंडे के ऊपर कारबंद है, हालांकि मलाला फाउंडेशन सवात में लड़कियों की तालीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रही है, तो इसकी क्या वजह है? जी, उसको देखें, उसको तो यही कह सकते हैं कि वो उसमें एक तरह की मिसोजिनी छुपी हुई है, क्योंकि एक एलिमेंट उसका ये भी है। मुजम्मिल, जरा यहाँ पर रुकिएगा, हमें हमारे बहुत सीनियर और मोहतरम डॉक्टर तैमूर रहमान ने ज्वाइन किया, प्रोफेसर हैं लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज में। डॉक्टर साहब, हम तो समझा करते थे कि लम्स जो है एक प्रोग्रेसिव एजुकेशन का बेकन है, वहां से इस तरह की आवाजें उठना, एंटी मलाला सेंटिमेंट का कोट किए जाना, आप समझते हैं कि मामला हाथ से निकल रहे हैं? आटे में नमक के बराबर हैं ये आवाजें। आप इनको ये मत समझें कि लम्स के तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो ये कह रहे हैं। तो चंद लोग किसी भी बड़े इदारे में जहां हजारों बच्चे पढ़ रहे हों वहां चंद लोग इख्तलाफी नुक्ता नजर भी रख सकते हैं और उनको इतना हक भी होना चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब, ऑर्गेनाइज्ड माइनॉरिटी जो होती है, डॉक्टर साहब, जो ऑर्गेनाइज्ड माइनॉरिटी होती है हमेशा अनऑर्गेनाइज्ड मेजॉरिटी के ऊपर रूल कर जाती है। मगर ये लम्स में ऐसे नहीं है ना।
उसकी वजह यह है कि उन्होंने तो एक लेटर लिखा है, तो लेटर तो कोई भी वाइस चांसलर को 5 स्टूडेंट्स हो 3 हो भी लिख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये मत उसको समझें कि यहाँ पे कोई जलसे जुलूस निकल रहे हैं ऑर्गेनाइज जमीयत के या कुछ ऐसी बात हो। ऐसी अच्छा, एक आखिरी बात डॉक्टर साहब, मेरे पास सॉरी वक्त बहुत कम है, कि जो मलाला यूसुफजई है उसके खिलाफ पाकिस्तानियों का जनरल परसेप्शन नेगेटिव क्यों है? ये जी जब उसके जिस्म को, उसके वजूद को असैसिनेट करने में कामयाब नहीं हुए, कत्ल करने में कामयाब नहीं हुए, तो उसकी रेपुटेशन को, उसकी सोच को कत्ल करने की कोशिश जारी है। उसके ऊपर झूठ बोल के, उस पर स्लैंडर करके, लाइबल करके ये कोशिश जारी है। जिस इंसान को आप गोली से नहीं मार सके उसको आप गाली से मारने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये कामयाब नहीं होगी इस कोशिश। उसकी वजह ये कि ये सारा मलबा झूठ पर मबनी है और फेक न्यूज वगैरह की बुनियाद पर ये सोशल मीडिया। तो अगर मलाला लफ्ज आती हैं तो आप बीइंग टीचर उन्हें खुशामदीद कहेंगे? 100% हम खुशामदीद कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे खुशामदीद, क्योंकि नोबेल प्राइज विनर है, पाकिस्तान का नाम रोशन किया है और उसने हमेशा तालीम की बात की है। हम प्रोफेसर जिन्होंने अपनी जिंदगी तालीम को दी है, हम क्यों नहीं है? बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर तैमूर रहमान साहब। अगर हमारे पास ज्यादा वक्त होता तो आपसे ज्यादा रहनुमाई लेते। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा, अपने फीडबैक से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया।